नमस्कार दोस्तों। मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता की हमने कल देखी थी। उसकी आर्थिक विशेषताएं देखी थी, जिसके अंदर हमने उस सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि, उसका पशुपालन देखा था और उसके साथ साथ हमने व्यापार वाणिज्य और उद्योग देखे थे उसके। उसके बाद में हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो टीन, चांदी, तांबा, सोना, फिरोजा, अमेजन, सीसा ये कहाँ-कहाँ से आयात होता था, वो सब स्थल हमने कल देख लिए थे। तो अब आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता की शिल्प कला और धातु से संबंधित देखेंगे। शिल्प कला और धातु में क्या-क्या था वो देखेंगे और फिर उसके बाद में हम देखेंगे उसका धार्मिक जीवन और इसके बाद हम देखेंगे उसका माप-तोल में वो कैसे पत्थरों का प्रयोग करते थे और कौन-कौन से स्केल मिले हैं, आभूषण में वो क्या पहनते थे, ये सब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता में जो शिल्प कला और धातु है, वो हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्ययुगीन। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो तांबे के साथ-साथ किसको मिलाते थे? टीन को, और फिर क्या बनाया जाता था? उससे कांसा तैयार किया जाता था। तांबा और टीन का अनुपात 9 अनुपात 1 था। तांबे और टीन का अनुपात क्या था? यानी कि तांबा था 9 और टीन उसमें 1% मिलाया जाता था। तो ये कितना था? 9 अनुपात 1 था। कांसे के औजार बहुतायत में यहाँ पे नहीं मिलते हैं। कांसे के जो औजार थे वो हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं। इस काल में इस काल में जो मृत भांड थे, उनका निर्माण कुम्हार की चाक पर किया जाता था। मृत भांडों का निर्माण किस पर किया जाता था इस काल में? कुम्हार की चाक पर इसका निर्माण किया जाता था। यहाँ पे जो मृत भांड है हड़प्पा सभ्यता में, वो कैसे मिले हैं? लाल और काले रंग के मृत भांड मिले हैं। कैसे मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के मृत भांड? लाल और काले रंग के। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? लोहे से परिचित नहीं थे। जो हड़प्पा सभ्यता है, वो हड़प्पा सभ्यता में जो मृत भांड मिले हैं, उनमें मोहनजोदड़ो के मृत भांडों पर लेख नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो से मृत भांड मिले हैं, उसमें लेख नहीं है, किंतु जो हड़प्पा के बर्तन मिले हैं उस पर लेख है। ये हड़प्पा सभ्यता मिली थी, उसमें जो मृतभांड मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, तो जो हड़प्पा से जो बर्तन मिले उस पे तो लेख मिलते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से जो बर्तन मिले हैं उस पे लेख नहीं मिलते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो प्रमुख उद्योग थे, उसमें पहला था सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा सीप उद्योग था, मनका उद्योग था, शंख उद्योग था और एक ये मिट्टी के जो वो मृद भांड बनाए जाते थे उनका भी एक उद्योग था। तो बहुत सारे उद्योग हैं यहाँ पे। सबसे पहला है अपना सूती वस्त्र उद्योग। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सूती वस्त्र उद्योग में यह सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग था। जो सूती वस्त्र उद्योग था हड़प्पा सभ्यता का, वो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग था। सूती वस्त्र के जो धागे थे उसमें लपेटे हुए मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसका एक प्रमाण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से, जिसमें एक मूर्ति मिली है जो धागे से को लपेटे हुए है। तो ये मोहनजोदड़ो से एक सूती वस्त्र के धागे से लपेटी हुई एक मूर्ति मिली है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग था। ये सूती जो वस्त्र उद्योग था इनको जानकारी भी थी सूती वस्त्र का। हड़प्पा और लोथल कालीबंगा से जो बर्तन मिले हैं, उन बर्तनों पर सूती वस्त्र की छाप भी मिली है। सूती वस्त्र की छाप कहाँ से मिली है? हड़प्पा से, लोथल से और कालीबंगा से। जो बर्तन मिले हैं उन पे भी सूती वस्त्र की छाप मिली है। तो इनका प्रमुख उद्योग कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग था हड़प्पा सभ्यता का। दूसरा था सीप उद्योग। सीप उद्योग, ये बालाकोट और लोथल से सीप और मोती उद्योग भी मिलता है। बालाकोट और लोथल से कौन सा उद्योग मिलता है? सीप का और मोती का, दोनों का उद्योग बालाकोट और लोथल से मिलता है। उसके बाद में देखते हैं हम मनका उद्योग। मनका उद्योग लोथल से, बनावली से, बघासरा से और चंदहुदड़ो से मिला है। जो मनका उद्योग है वो लोथल से, बनावली से, बघासरा और चंदहुदड़ो से मिला है। शंख उद्योग, शंख उद्योग का केंद्र बालाकोट और नागेश्वर, जो गुजरात का नागेश्वर है, वहाँ
स्थित है था। शंख उद्योग कहाँ पे स्थित था? ये बालाकोट जो कि पाकिस्तान में है और नागेश्वर गुजरात में स्थित था। कार्नेलियम मनकों का कारखाना चंदूदड़ो और मोहनजोदड़ो से मिला है। जो कार्नेलियम मनके थे उनका कारखाना कहाँ से मिला है हमें? चंदूदड़ो और मोहनजोदड़ो से मिला है। मृत भांड उद्योग हर स्थान से प्राप्त हुए हैं। जो मृत भांड उद्योग थे, मिट्टी का उद्योग, ये जो मृत भांड बनाए जाते थे मिट्टी से, उनके उद्योग हर स्थान से मिले हैं। यहाँ से ताम्र, कांस्य, चांदी और सोने से भी ये लोग परिचित थे। ये लोग किस किस से परिचित थे? तांबे से भी, कांसे से भी, चांदी और सोने से परिचित थे। सोने के बर्तन यहाँ पे नहीं मिले। आभूषण मिले हैं। सोने के क्या मिले हैं? यहाँ से आभूषण मिले हैं, लेकिन यहाँ से बर्तन नहीं मिले सोने के। अब हम देखेंगे इसका धार्मिक जीवन। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका हम देखेंगे धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था। हड़प्पा सभ्यता में कैसा तत्व उपस्थित था? धार्मिक, किंतु ये प्रभावशाली नहीं था। जो धार्मिक तत्व था वो प्रभावशाली नहीं था। लौकिक सभ्यता थी ये। इसमें हमें मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग योनि की, वृक्ष की, जल की, सूर्य पूजा की और अग्नि पूजा आदि की यहाँ से हम पूजा के प्रमाण मिले हैं हमें। किस किस के? मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है उस आधार पर हम बोलते हैं कि यहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी। पुरुष देवता पशुपतिनाथ की, लिंग योनि के प्रमाण भी मिले हैं। वृक्ष के, जल पूजा, सूर्य पूजा और अग्नि पूजा के प्रमाण यहाँ से मिले हैं हमें। सबसे पहले आ जाएगा मातृ देवी। सर्वाधिक मृण मूर्तियां मातृ देवी की प्राप्त हुई हैं। ये हमें हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चन्हूदड़ो से, बनावली आदि क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मिली है। जो मातृ देवी की मूर्ति थी वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ कहाँ से मिली है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चन्हूदड़ो से और बनावली आदि से सबसे ज़्यादा हमें मातृ देवी की सर्वाधिक मात्रा में मूर्तियाँ मिली हैं। लेकिन जो लोथल है, सुरकोटड़ा है, मीताथल है और कालीबंगा है, यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियों का क्या था? अभाव था। यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति का क्या था? अभाव था। लोथल, सुरकोटड़ा, मीताथल, कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति का अभाव था। हड़प्पा सभ्यता में नारी की पूजा रौद्र रूप, सौम्य रूप में होती थी। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो हम नारी की पूजा करते थे वो रौद्र और सौम्य रूप में होती थी, क्योंकि बलूचिस्तान की जो जोब संस्कृति है, बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। और उसकी जो जोब संस्कृति है वहाँ से एक रौद्र नारी की मृण मूर्ति मिली है। रौद्र नारी की मृण मूर्ति कहाँ से मिली है हमें? बलूचिस्तान के जोब संस्कृति से मिली है। तो इससे अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नारी की जो पूजा होती थी वो रौद्र और सौम्य दोनों रूपों में होती थी। रौद्र और सौम्य दोनों रूपों में हड़प्पा सभ्यता में नारी की पूजा होती थी। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पूजा मातृ देवी की होती थी। किसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती थी? मातृ देवी की। तो मार्शल ने मातृ देवी को क्या कहा है? पृथ्वी देवी कहा है। मार्शल महोदय ने मातृ देवी को क्या कहा है? पृथ्वी देवी कहा है। और जो मार्शल थे इन्होंने मातृ देवी को आइसिन देवी भी कहा है। क्या कहा है? आइसिस देवी। इनको क्या कहा है? पृथ्वी देवी। और एक कहा है आइसिस देवी। आइसिस देवी भी मातृ देवी को कहा है। पृथ्वी, ये जो मातृ देवी थी इसको पृथ्वी देवी और आइसिस देवी कहा है। और द्वीप लक्ष्मी कहा है वेंकटेश ने कहा है। वेंकटेश ने क्या कहा है? द्वीप लक्ष्मी इसको, पृथ्वी देवी को। इनको उर्वरा देवी भी कहा जाता है। पृथ्वी देवी, उर्वरा देवी, मातृ देवी, आइसिस देवी, द्वीप लक्ष्मी आदि, शाकंभरी देवी, ये सब नाम से जाना जाता है। हड़प्पा से प्राप्त मुहर से एक तरफ स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है तो दूसरी तरफ मुहर के एक पुरुष हंसिया लेके खड़ा है। एक तरफ तो क्या मुहर पे क्या मिला है? हड़प्पा से जो प्राप्त मुहर मिली है उसमें एक तरफ तो स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा है और दूसरी तरफ एक पुरुष हंसिया लेके खड़ा है, जो कि कृषि के उपजाऊपन और नर बलि की ओर संकेत देते हैं। हमें किसकी ओर इशारा करते हैं? ये कृषि के उपजाऊपन की ओर और नर बलि की ओर संकेत करते हैं। नर बलि की ओर ये संकेत करते हैं। जो हड़प्पा से मुहर मिली है उसमें, यहाँ हड़प्पा से पशु बलि के भी संकेत मिलते हैं। हड़प्पा से जो मोहर मिली है उसमें हमें किसके संकेत और मिलते हैं? पशु बलि के संकेत भी मिलते हैं। जिसके ऊपर एक स्त्री जो कि पीपल के वृक्ष के ऊपर खड़ी है। कहाँ पे खड़ी है ये स्त्री? एक पीपल का वृक्ष है उसके ऊपर खड़ी हुई है। तथा एक पुरुष क्या है? बकरे के साथ हंसिया लिए खड़ा है। पुरुष कहाँ खड़ा है? बकरे के साथ एक हंसिया लिए
खड़ा है, तो ये नर बलि की ओर संकेत हमें देता है। किसकी ओर संकेत देता है ये हमें? नर बलि की ओर। अ, पुरुष देवता, अब आ जाएंगे पुरुष देवता। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा है। कैसे बैठा है पुरुष? एक ध्यान मुद्रा में बैठा है। जो कि मोहनजोदड़ो से जो मैके को प्राप्त हुई थी। इसे मार्शल ने आदिशिव महायोगी पशुपति मोहर भी कहा है। इसको क्या क्या कहा है? मार्शल महोदय ने इसको आदिशिव, पशुपति मोहर और महायोगी भी कहा है। इसके ऊपर 3 सींग हैं। इनके जो मुहर मिली है, इसके ऊपर सर पे 3 सींग हैं। इस मुहर पर 5 प्रकार के 6 पशु हैं। कितने प्रकार के पशु हैं? 5 प्रकार के, यानी कि पशु तो 5 ही हैं और आकृतियाँ कितनी हैं इसमें? 6 हैं। उनके बाईं ओर एक गैंडा, एक भैंसा और दाईं ओर एक हाथी और एक चीता या व्याघ्र हैं, जबकि सामने 2 हिरण बैठे हैं। सामने क्या है? 2 हिरण हैं नीचे की ओर। सामने कितने हैं? 2 हिरण हैं। तो ये कितनी आकृतियाँ हो गई ये आकृतियाँ तो हो गई 6, लेकिन पशु हो गए 5 प्रकार के। जिसमें कौन-कौन से थे? बाईं ओर तो एक एक तो गैंडा हो गया, एक भैंसा हो गया। बाईं ओर तो गैंडा और भैंसा हो गया। दाईं ओर हो गया हाथी और चीता। दाईं ओर क्या हो गया? हाथी और चीता। तो ये ऐसे हो गए गैंडा और भैंसा हो, और दाईं हाथी और चीता, 4 तो ये हो गए और सामने की तरफ 2 हिरण हैं। तो ये कितने पशु हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो पशु हो गए और 2 हिरण एक जैसे हैं, तो ये 5 प्रकार की क्या हो गए? पशु हो गए और 6 आकृतियाँ हो गई इनकी। मार्शल ने इसे क्या कहा है? मार्शल महोदय ने इसे आद्य शिव कहा है, जिसमें 5 तो पशु हैं और इनमें 6 आकृतियाँ हैं। मोहनजोदड़ो ताम्र फलक पर धनुष लिए एक व्यक्ति किरात शिव जिसको कहा है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। क्या मिला है? ताम्र फलक पर धनुष लिए एक व्यक्ति की मिला है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। और कालीबंगा कोटदीजी से सींग युक्त देवता मिले हैं। जो सींग युक्त देवता थे वो कहाँ से मिले हैं हमें? बंगा और कोटदजी से। अब हम देखते हैं अग्निवेदिकाएं। अग्निवेदिका जो कालीबंगा है वहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः ये यज्ञ की वेदी थी। संभवतः क्या थी? ये यज्ञ की वेदी थी। जो कालीबंगा से 7 अग्निकुंड या अग्निवेदिका मिली हैं, ये बनावली से भी मिली हैं। ये सामुदायिक महत्व की ओर इशारा करती हैं। किसकी ओर इशारा करती हैं? ये सामुदायिक महत्व की ओर। यहाँ से 7 अग्निकुंड मिले हैं। कितने अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा से? 7। पशु, पक्षी और वृक्ष पूजा। मोहरों पर सबसे ज्यादा चित्र कौन से देवता का मिला है? पीपल देवता का मोहरों पर सबसे ज्यादा चित्र मिला है। जो पीपल के देवता थे सॉरी, मोहरों पर सबसे ज्यादा चित्र पीपल के देवता का हुआ है। इनकी सवारी एक श्रृंगी बैल या यूनिकॉर्न थी। जो पीपल के देवता थे, इनकी सवारी क्या थी? एक श्रृंगी बैल। इसको यूनिकॉर्न भी बोलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है, जिसमें 7 लोग पीपल वृक्ष के नीचे खड़े हैं। कहाँ से मिली है एक मोहर? मोहनजोदड़ो से, जिसमें क्या है? 7 लोग एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। और जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से एक फलक, ताम्र फलक मिला है, जिस पर धनुष लिए एक व्यक्ति यानी कि किरात शिव खड़े हैं। ताम्र फलक पर धनुष लिए एक व्यक्ति खड़ा है। मोहनजोदड़ो से एक किरात शिव की भी के भी प्रमाण मिलते हैं। किरात शिव जो कि धनुष लिए एक व्यक्ति का चित्र है ताम्र फलक पर, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। और नाग पूजा, लोथल से प्रमाण मिलते हैं। नाग पूजा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। तथा मोहनजोदड़ो से भी सरफ फन के प्रमाण मिले हैं। पुरुष की आकृति के पीछे सरफ फन के प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिले हैं और लोथल से नाग पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। जबकि जो मोहनजोदड़ो थे वहाँ से जो एक पुरुष की आकृति मिली है, उसके पीछे सरफ फन के प्रमाण हमें मिले हैं। और पीपल से सबसे पवित्र वृक्ष और बतख, ये जो फाख्ता होता है उसको सबसे पवित्र पक्षी माना गया है। पीपल सबसे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें पीपल सबसे पवित्र वृक्ष है। पीपल कैसा है? सबसे पवित्र वृक्ष है। और जो फाख्ता यानी कि बतख होता है वो सबसे पवित्र पक्षी माना गया है। और जो हाजा पक्षी है वो मोर को का भी महत्व था। जो हाजा पक्षी था मोर, उसका भी बहुत महत्व था इसमें।
हड़प्पा सभ्यता से मिले स्वास्तिक एवं चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। हड़प्पा सभ्यता से हमें जो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है और जो चक्र मिला है वो किसका प्रतीक था? सूर्य पूजा का प्रतीक था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। नाग पूजा, जल पूजा, योग क्रिया का भी प्रचलन था इसमें। किस किस का प्रचलन था इसमें? नाग पूजा का, जल पूजा का और योग क्रिया का प्रचलन था। ये हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। हड़प्पा सभ्यता से पशुपति, योगीश्वर, नटराज के रूप में शिव की पूजा, मातृशक्ति की पूजा, पीपल की पूजा, वृषभ, अनेक पशु और देवताओं से संबंध, लिंग पूजा, जल की पवित्रता, मूर्ति पूजा, योगा अभ्यास, यज्ञ से भारतीय धार्मिक जीवन में सिंधु सभ्यता से लिए गए हैं। जो हम आजकल हम जब ये सारी पूजा करते हैं जिसमें पशुपति, योगीश्वर, नटराज के रूप में शिव की हम पूजा करते हैं, मातृशक्ति की पूजा करते हैं, जो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और इसमें वृषभ, अनेक जो पशु आते हैं, इन सब की जो लिंग पूजा, जल की पवित्रता, मूर्ति पूजा, ये सब हम करते हैं। ये सब हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमने ग्रहण किया है। किससे ग्रहण किया है? सिंधु घाटी सभ्यता से। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का माप तोल प्रणाली। क्या देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की माप तोल प्रणाली। ये मानकीकृत पैमाने हेतु बाँट का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में होता था। माप तोल के लिए जो बाँट का उपयोग होता था वो हड़प्पा सभ्यता में होता था। मानकीकृत पैमाने के लिए, माप तोल के लिए। बाँट का निर्माण किससे होता था? सफ़ेद चर्ट से, पत्थर से किया जाता था। जो बाँट का निर्माण है वो सफ़ेद चर्ट पत्थर से किया जाता था। इसका आकार घनाकार होता था। ये बाँट चेल्सडन, सेलखड़ी, चूना पत्थर से बनाए जाते थे। किस किस से बनाए जाते थे? सेलखड़ी से, चूना पत्थर से और चेल्सडन से बनाए जाते थे। और जो बाँट होता था वो सफ़ेद चर्ट पत्थर से लिया जाता था और उसका आकार कैसा होता था? घनाकार होता था। जो तोल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। तोल की इकाई कितने के अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। जैसे कि 16, 64, 160, 320, 640 इस तरह से चलती थी। इनके बाँट दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। इनके बाँट कैसे, किस पर आधारित थे? दशमलव प्रणाली पर। न्यूनतम भार के संबंध में द्विचर पद्धति यानी कि जो बाइनरी प्रणाली का अनुपात है वो 1:2, 2:4, 4:8, 8:16, 16:32, 32:64 और ये 12,800 तक ऐसे ही चलती थी। और उच्चतर भारों के संबंध में जो दशमलव पद्धति का अनुपात था वो 160, 320 और 640 काम में लिया जाता था। कैसे काम में लिया जाता था? 160, 320 और 640 काम मिले। सर्वाधिक बाँट 60 के पैमाने का था। जो सबसे ज़्यादा प्रचलन था बाँट में वो 60 के पैमाने का था। जो कि वर्तमान भार जो 16 का है वो आज का भार है 13 किलो 625 ग्राम। 13 किलो 625 ग्राम तक है। आज का भार कितना है? 13 किलो 625 ग्राम बाँट का भार। सबसे जो अधिक प्रचलित बाँट था वो 16 के मान का था। 16 के मान का सबसे ज़्यादा प्रचलित बाँट भार था। सबसे अधिक प्रचलित बाँट 16 के मान का था। 16 के मान का जो बाँट था वो सबसे अधिक प्रचलित था। सबसे अधिक प्रचलित 16 के मान का था। जो वज़न में, जो आज के वज़न में कितना है ये 16 का? आज का वज़न है 13 किलो 625 ग्राम। आज जो उस टाइम का 16 का पैमाना था वो आज के अनुपात में कितना था? 13 किलो 625 ग्राम। स्केल, स्केल में मोहनजोदड़ो से सीप का स्केल बना हुआ मिला है। मोहनजोदड़ो से कैसा स्केल मिला है? सीप का। और यहाँ से शंख का भी मिला है। मोहनजोदड़ो से सीप और शंख दोनों का मिला है। और लोथल से हाथीदांत का स्केल मिला है। कालीबंगा से मिट्टी का बना हुआ स्केल मिला है। कालीबंगा से कैसा मिला है? मिट्टी से बना हुआ स्केल मिला है। कालीबंगा से मिट्टी का स्केल मिला है। लोथल से हाथीदांत का मिला है। मोहनजोदड़ो से सीप और शंख का बना हुआ मिला है। आभूषण, आभूषण में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण के प्रेमी थे। दोनों को ही शौक था आभूषणों का, स्त्री को भी और पुरुष को भी। इसमें कौन कौन से आभूषणों का प्रयोग करते थे वो? सोने के, चांदी के, पत्थर और जो गोमेद होता था वो सेलखड़ी की उत्कृष्ट शैली के आभूषण थे। इनके पास किस तरह के आभूषण थे? सोने, चांदी के, पत्थर के और सेलखड़ी के उत्कृष्ट शैली के आभूषण थे। ये करधनी, इसमें टीका, कर्णफूल, चूड़ियाँ, ताबीज, अंगूठियाँ ये अधिकतर स्थानों से मिली हैं। जो
हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर स्थान हैं वहाँ से करधनी, टीका, कानफूल, चूड़ियाँ, ताबीज़ और अंगूठियाँ ये मान लो सब कहीं से भी ये ज़्यादातर स्थानों से ये हमें मिले हैं। हरियाणा का जो फरमान था वहाँ से कब्रें मिली हैं। हरियाणा के फरमाना से क्या मिला है? कब्रें मिली हैं जहाँ से गहने प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं वहाँ से? गहने, हरियाणा के फरमाना से। और कार्नेलियम मोहनजोदड़ो से और स्वर्णहार हड़प्पा से मिला है। जो कार्नेलियम था वो मोहनजोदड़ो से मिला है और जो स्वर्णहार था वो हड़प्पा से हमें मिला है। आभूषणों में सबसे ज़्यादा मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। आभूषण में सबसे ज़्यादा क्या मिला है? मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं हमें। और कई स्थानों से आभूषणों के भंडार मिले हैं जैसे मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, अल्लादीनों से। यहाँ से हमें क्या मिला है? मिट्टी की आभूषणों के भंडार मिले हैं हमें। और आभूषणों में सबसे ज़्यादा मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। इस तरह हमारी आज की ये क्लास कंप्लीट होती है और कल हम हड़प्पा काल की कला पढ़ेंगे। हड़प्पा काल की कला में हमें मूर्तियाँ, मोहरे, मृदभांड ये सब पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसके 1-2 स्थान देख लेंगे और फिर हमारा ये बस लास्ट एक क्लास और होगी। उसके बाद में इसका पतन और हड़प्पा सभ्यता का कैसे पतन हुआ था ये सब उसमें देख लेंगे हम। परवर्ती और उत्तरी हड़प्पा में सभ्यता का ये पतन, इसके कुछ तथ्य भी देख लेंगे। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उसके बाद में दूसरा चैप्टर लेंगे और धीरे-धीरे करके हमारा ये प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिससे कि उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हो जो बच्चे कोर्स नहीं खरीद पाते हैं। तो उनके लिए मैंने ये शुरू करा है जिससे कि वो बच्चे भी पढ़ पाएँ जो कोर्स नहीं खरीद पाते और खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, घर पे रह के तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उनके लिए ये क्लासेज। देखना आप ये क्वेश्चन, आप पुराने क्वेश्चन निकालोगे ना तो आपको सब यहाँ से मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं उसके लिए धन्यवाद।